खेला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप जुड़ चुके हैं हमारे वॉर जोन में। आज 47वां दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग थमने की नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये कहें कि ये जंग और वृहद रूप लेती चली जा रही है। आरोप रूस के लिए ये लगाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि उन्होंने रासायनिक हमला शुरू कर दिया है और इन सबके बीच लगातार रूस पर कड़े प्रतिबंध का प्रावधान अमेरिका की तरफ से अगर लगाया जा रहा है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या उन प्रतिबंधों का कोई असर पड़ रहा है, क्योंकि ठीक इस युद्ध के दौरान अगर अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात होती है तो भारत ने अपना रूस के प्रति रुख को स्पष्ट कर दिया है। 2+2 वार्ता में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेल रूस से क्यों ले रहे हैं, इस सवाल का जो जवाब दिया उसने अमेरिका का ही तेल निकाल दिया है। सीधे तौर पर एस जयशंकर ने अमेरिका की सोच, उसकी मंशा और भारत के निज हित के बीच की बारीक लाइन समझा दी है। आज उसी लाइन को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है ये पूरी तरह से तेल का खेला है। तेल का खेला ही क्या इस युद्ध को रोक पाएगा, ये भी अब सीधे सीधे चर्चा का विषय बन चुका है। तो आज की चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले आइए जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि बीते 24 घंटे में रूस और यूक्रेन की इस जंग में क्या कुछ बदला, क्या कुछ नया हुआ। जरा अपडेट जल्दी से देखते हैं, सीधे सीधे देखते हैं कि अपडेट क्या आया है। वॉर अपडेट, टॉप 10 अपडेट हम जल्दी से देख लेते हैं। इस वक्त वर्ल्ड वॉर पे देखिए क्या क्या हुआ है बीते 24 घंटे में। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 48वां दिन है और 48वें दिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि रूस की तरफ से केमिकल वॉर छेड़ दी गई है। मारियोपोल पर केमिकल हथियार से हमला किया गया है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है, ये आरोप लगा रहा है रूस पर। और इसी के साथ साथ जरा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। मारियोपोल के साथ साथ रूस में नया निवेश नहीं करेगा जापान। क्वाड का सदस्य है और जापान देखिए कह दिया कि अब कोई निवेश नहीं होने वाला है, हमें हथियार नहीं मिल रहे। ये बड़ा आरोप जेलेंस्की लगा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो लगातार जेलेंस्की और को कह रहे हैं कि नाटो देशों की तरफ से भी हथियार मुहैया हो रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि कोई हथियार हमें नहीं मिल रहा है। युद्ध क्षेत्र से अब तक 4354 लोगों को सेफली निकाल लिया गया है। कम से कम ह्यूमन कॉरिडोर बनाकर ये एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। बेघर हुए यूक्रेन के 2/3 बच्चे, आपको बता दें कि यूक्रेन के मारियोपोल के खास के जो सब मेयर हैं उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं। रूस पर और प्रतिबंध लगाने पर आम सहमति नहीं बन पा रही है, ये सबसे बड़ा मसला है। एक तरफ लगातार अमेरिका कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन जब जब इसको लेकर बड़ी मीटिंग हो रही है तो पूरी तरीके से बैन पर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच रूस यूक्रेन युद्ध अपडेट में देखिए मोदी और बाइडेन के बीच वर्चुअल मुलाकात सबने देखी। नजर उस मुलाकात पर थी, क्योंकि वही मुलाकात थी जो ये तय करने वाली है कि युद्ध को लेकर भारत का रुख क्या होगा। रूस से तेल खरीदना भारत के हित में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहने की कोशिश की, लेकिन सीधे सीधे भारत ने जो जवाब दिया वो वाकई चौंकाने वाला अमेरिका के लिए था। रूस पर दबाव बढ़ाने में भारत से मदद की अपील अमेरिका की तरफ से की जाती रही, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि आप अगर रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो जो प्रतिबंध लग रहे हैं उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे, इसलिए इस पर आपको सोचने की जरूरत है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत भी उस प्रतिबंध का हिस्सा बन जाए जो अमेरिका की तरफ से रूस पर लगाए गए हैं। उधर रूस पर दबाव बढ़ाने में भारत से मदद की अपील लगातार की जा रही है। इन अपडेट्स के बाद आइए अब खास तौर से जब अमेरिका ये कहता है कि भारत को तेल की निर्भरता रूस पर से हटा देनी चाहिए, क्योंकि रूस का तेल भारत के हित में नहीं है, भारत के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो भाई ये भारत है, भारत जो भी करता है अपने हिसाब से, अपने देश के हितों के हिसाब से करता है। और इसीलिए जो बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही, उसने अमेरिका का ही तेल निकाल दिया। वॉर ब्रेकिंग की तरफ जरा अब सीधे रुक कर लेते हैं और वॉर ब्रेकिंग देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 वार्ता में अमेरिका में मौजूद हैं। और जब यूरोप जितना तेल एक दिन में रूस से खरीदता है, भारत रूस से एक महीने में भी उतना तेल नहीं खरीदता। अमेरिका में 2+2 की बैठक के दौरान ये बड़ा और अहम बयान
विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से गया। एस जयशंकर के इस बयान ने अमेरिका की बोलती बंद कर दी है। जिस वक्त एस जयशंकर ये बातें कह रहे थे, ये बयान दे रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस वक्त खुद वहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री मौजूद थे। एस जयशंकर ने यह स्पष्ट कर दिया कि बीते अगर मार्च को ही उठाकर देख लें तो जो यूरोपियन यूनियन है और बाकी के जो देश हैं जो लगातार रूस का विरोध कर रहे हैं लेकिन बैन के साथ नहीं है, उनके यहां तो तेल को लेकर 15% का आयात बढ़ गया है। और अगर भारत के लिहाज से देखें तो भारत एक महीने में जितना तेल नहीं लेता उतना तेल यूरोप के देश एक दिन की दोपहर तक खरीद चुके होते हैं। यह बयान क्या मायने रखता है, अमेरिका का तेल इस बयान ने कैसे निकाला, ये सब कुछ जानेंगे समझेंगे हमारे आज के मेहमानों से, आज के अतिथियों से। लेकिन इसी वॉर ब्रेकिंग पर जरा किस तरीके से अमेरिका को ब्रेक कर दिया है एस जयशंकर ने, आइए उनका बयान जरा जल्दी से सुन लेते हैं। Month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. What looks almost like a campaign on this issue. Now, I was just reading a report today that in the month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. When oil prices go up, I think it's natural for countries to go out into the market and look for what are good deals for their people. But I am pretty sure if we wait 2 or 3 months and actually look at who are the big buyers of Russian gas and oil, I suspect the list won't be very different from what it used to be, and I suspect we won't be in the top 10 on that list. In the month of March. तो एस जयशंकर स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए, एक महीने में जितना हम तेल लेते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो यूरोपीय देश एक दिन की दोपहर तक उतना तेल खरीद चुके होते हैं। 2% की कह सकते हैं कि हमारी तरफ से आयात किया जाता है हमारी टोटल कंजम्पशन का। तो फिर अमेरिका जिस प्रतिबंध की बात कर रहा है उस प्रतिबंध के तो फिर कोई मायने ही नहीं निकलते हैं। और खास तौर से रूस पर प्रतिबंध को लेकर लगातार अमेरिका ये कहता रहा है कि भारत थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थिति में रहा है, लेकिन अमेरिका को यह भी सोचना होगा कि रूस भारत का वो सहयोगी है जो उस वक्त काम आया था जब अमेरिका ने भारत की तरफ पलटकर भी नहीं देखा था। बड़ा सवाल है। आइए इसी सवाल के साथ दो हमारे आज के विशेष अतिथि इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के महत्वपूर्ण बड़े जानकार हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट वीएस निगम साहब। बहुत बहुत स्वागत सर, नमस्कार आपका भी। बख्शी साहब, आपके साथ ही शुरुआत करती हूं क्योंकि राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित, राष्ट्र सर्वोपरि, इन तीन भावनाओं के साथ और इन तीन भावनाओं के आधार पर हमारा चैनल बना। हमारी तमाम पॉलिसी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, हम खबरें भी वही दिखाते हैं और इस वक्त हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। तेल का खेल हर कोई कह रहा है, लेकिन इस तेल के खेल में भारत ने जो जवाब अमेरिका को दिया है उसने तो अमेरिका का ही तेल निकाल दिया। अमेरिका इस बात को क्या समझ पाएगा? नावी, थैंक यू वेरी मच। बात बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका की आदत पड़ चुकी है कि वो जो बोले सब लोग सुने। अमेरिका को शायद ये आज इस बात से वो अवगत नहीं था कि भारत की जो इस समय स्टैंडिंग है वो इतनी बड़ी और इतनी भारी है कि वो अमेरिका उसको नहीं इस तरीके से बोल सकता। और अमेरिका ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। वैसे अमेरिका ने रियलाइज करना तो पहले से शुरू कर दिया था जब वो 7th फ्लीट लेके बे ऑफ बंगाल में आया था। ब्रिटिश ने अपनी पर्शियन गल्फ में फ्लीट लेके आए थे 1971 में। और जब चाइना को रशिया ने रोका था और चाइना ने रशिया की सबमरीन्स ने इनकी फ्लीट को आप पीछे से घेरा, तब अमेरिका को समझ आया कि हमारे ये पिकनिक के दिन खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और इसी तरीके से अमेरिका को रियलाइजेशन हुई।
इसीलिए अब अमेरिका ने अपने जो लैंग्वेज है चेंज कर दी है। अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर उसको स्टैंडिंग करनी है साउथ चाइना सी में, अगर उसको अपना इफेक्ट दिखाना है, भारत का मदद लेनी पड़ेगी, चाहे और उसकी भारत की ओपिनियन चाहे अफगानिस्तान में हो चाहे कहीं भी हो। अब इस समय जो यूरोप में हो रहा है, यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, के बीच में हो रहा है, इसको देखकर अमेरिका जो स्टैंड ले रहा है, नेटो कंट्री स्टैंड ले रही हैं, उनको भारत की बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है। इस समय भारत की जो विदेश नीति है वो भारत डिसाइड करेगा, अपनी हित में डिसाइड करेगा। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, भारत ही अपनी फॉरेन पॉलिसी का हकदार है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है भारत ही अपनी फॉरेन पॉलिसी का हकदार है और अमेरिका का हस्तक्षेप या किसी भी बाहरी का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बदलता हुआ भारत है, ये बदला हुआ भारत है। वीएस नगम साहब, इसके पहले हमें याद है कि जब पॉलिसी बना करती थी, क्योंकि आप फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं, आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। पहले जब अमेरिका के साथ पॉलिसीज बनी होती थी तो मुझे ऐसा लगता है, ये शब्द इस्तेमाल कर रही हो सकता है कुछ लोगों को इस शब्द से परेशानी हो, लेकिन सत्य यही है कि हम जी हुजूरी वाले स्टेट में रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ उल्टा हो गया है, वाइसी वर्सा हो गया है। अमेरिका को ये समझ में आ गया है कि उनको भारत के लिए जी हुजूर बोलना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की जरूरत है भारत। एस जयशंकर का बयान स्पष्ट रूप से बता रहा है कि अमेरिका लाख कोशिश कर ले, लेकिन भारत की पॉलिसी पर उसके किसी भी तरीके के दबाव का कोई असर नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या भारत अमेरिका जो जाते जाते ये कह के गए बाइडेन साहब की, देखिए थोड़ा सा सोचिएगा जरूर, क्या सोचने की बात कह रहे थे वो? उनको तो लगता था कि भगते भूत का कोई लंगोटा ही मिल जाए कि मोदी जी को ऐसी बात कह रहे हैं जो उनके पक्ष में हो जाए, क्योंकि बाइडेन जी की भी अपनी स्थिति देश में कोई सर की ऑडियो थोड़ा तेज करेंगे। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, बाइडेन जी की स्थिति भी अपने देश में कोई बहुत अच्छी नहीं है, तो वो ये उम्मीद कर बैठे थे कि उनके लिए कोई ऐसी बात कह दें मोदी जी जो उनका भला हो जाए, है ना। और ये जो फॉर्मेट था जिस पर बातचीत हुई, ये 2+2 का ही था, लेकिन देखिए सौभाग्य देखिए कि ये 3+3 हो गया। जब ये बातचीत चल रही थी उस वक्त तक दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है वो बात कर रहे थे, है ना। तो ये जो बाइडेन साहब हैं, और आपको मैं ये याद दिला दूं, 2014 के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और भारत सरकार का एक स्टेटमेंट आया था, और वो विदेश मंत्रालय से ही आया था, जिसमें ये कहा गया था कि अब हम यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता है, परमानेंट सदस्यता है, हम उसका अधिकार अपने बलबूते पे लेंगे, अपने मेरिट के आधार पर लेंगे, और भारत उसी पर चल रहा है। अब भारत दुनिया की आवश्यकता बन चुका है, लगभग हर देश की, अब चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो। अब लड़ तो दो देश रहे हैं, यूक्रेन लड़ रहा है, रूस लड़ रहा है, लेकिन इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं सब भारत की तरफ देख रहे हैं। तो ये भारत की बढ़ती हुई छवि, भारत की शक्ति, तो ये भारत का बढ़ता हुआ ही कद है कि आज तमाम वो देश जो यूक्रेन के नाम पर रूस से लड़ रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि भारत का हस्तक्षेप ही इस युद्ध को एक बड़ी दिशा दे पाएगा। और बदलते परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण जो इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग, अब हम सीधे आपको दिखाते हैं बदलता परिवेश क्या है, यह भी जानना समझना जरूरी है। इस वक्त की एक और वॉर ब्रेकिंग की तरफ जरा रुक कर लेते हैं। देखिए, वॉर ब्रेकिंग इस वक्त की छठे राउंड के प्रतिबंध पर ईयू की नहीं बनी कोई सहमति। रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाना था, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पा रही है। बैठक के बाद ईयू के राजदूत जोसेफ बोरेल ने यह जानकारी दी है कि 6th राउंड में भी जो सहमति बननी थी वो सहमति नहीं बन पाई है। यानी रूस पर टोटल बैन को लेकर, खास तौर से तेल को लेकर, गैस को लेकर जो प्रतिबंध की बात हो रही है, वो प्रतिबंध सामूहिक रूप से नहीं लग पा रहा है। इसी के साथ जरा
जरा सवालों की तरफ चलते हैं। बख्शी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि ईयू की हम बात करते हैं, 40% कंजप्शन अगर ऑयल का देखें तो उसकी डिपेंडेंसी रूस की तरफ है। और जो ये सहमति नहीं बन पा रही है, अमेरिका हो या ईयू हो, हम लगातार देख रहे हैं बैन पर बैन की बात तो कर रहा है, लेकिन आपसी सहमति कहां है? नेटो के भी अभी कई ऐसे देश हैं जो रूस से नेचुरल गैस और ऑयल अभी भी खरीद रहे हैं, बस कह रहे हैं कि जी बैन लग जाना चाहिए। ये आपसी सहमति ना बनने की वजह है, और क्या यही वजह है कि रूस ये जानता है कि ये सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते, और वो आगे बढ़ता जा रहा है? बख्शी साहब। दामिनी जी, मेरे को अपना क्वेश्चन जरा दोबारा बोल दीजिए। बख्शी साहब, आपने ये देखा कि लगातार हम देख रहे हैं कि रूस पर प्रतिबंध के लिए वोटिंग हो रही है, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। ईयू के देश आपस में ये सहमति बना ही नहीं पा रहे कि रूस पर टोटल बैन लगा दिया जाए, क्योंकि ईयू का 40% कंजम्पशन ऑयल का खासतौर से अगर देखें तो उसकी डिपेंडेंसी रूस के ऊपर है। ऑल ऑफ सडन अगर बैन लगा देंगे तो उनके यहाँ तो लाइफलाइन रुक जाएगी। फिर भी ये कह रहे हैं कि देखिए हम बैन लगा रहे हैं। कहने और करने में इतना वैक्यूम क्यों है सर? बहुत वैक्यूम है, आप बिल्कुल कह रहे हैं, उसके कई रीजंस हैं। रूस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, रूस को चाइना का सपोर्ट है, और कंट्रीज का भी सपोर्ट है, मैं ये नहीं कहता, पर रूस के जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपके नैरेटिव ने कहा था, उनकी एक दिन की खपत हमारी एक महीने के ज्यादा है, उनकी छोटी से छोटी कंट्रीज की, वो सारी की सारी मिलके इस बात को आप बताती हैं। और सेकेंडली आप ये बात समझ लीजिए, ये सारा का सारा जो गेम होता है लड़ाई का, इसके पीछे आर्मामेंट इंडस्ट्री होती है। अपने अपने एग्जीक्यूटिव्स को आर्मामेंट इंडस्ट्री प्रेशराइज करती है। आपको इराक का एग्जांपल देता हूं, पेट्रियट मिसाइल इराक में चलाई थी, स्कड्स मिसाइल के लिए पेट्रियट मिसाइल चलाई थी। वो पेट्रियट मिसाइल बिना फील्ड ट्रायल के ही पास हो गई थी, क्योंकि इतनी उतावलापन था रेथियन उसकी कंपनी का कि उन्होंने इसको फील्ड ट्रायल से माफ कर दिया। ये सारा का सारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो कमाई होती है, ये लड़ाई से होती है, और कोई नहीं ये ह्यूमैनिटी को देखता, ये तो सिर्फ वो बातें बनाने की होती हैं। इस समय आर्मामेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है, और हमारे को यह सबक मिलता है, भारत को इस समय अभाव है सिर्फ इंडिजिनाइज्ड आर्मामेंट इंडस्ट्री का, पर भारत की स्थिति ऐसी है, इस लड़ाई में भारत की रिक्वायरमेंट है ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप की और मीडिएटर लीडरशिप इन मीडिएशन की। इसमें सब डिपेंड कर रहे हैं भारत के ऊपर, क्योंकि भारत की पर्सनैलिटी और भारत की स्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है। भारत और इजराइल जैसे कंट्रीज अगर मिलते हैं तो मीडिएशन हो सकती है, और इस समय अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज चाह रहे हैं कि ये लड़ाई चलती रहे, उनको कोई जल्दी नहीं है इसको रोकने की, ये सिर्फ बनावटी बातें चल रही हैं। इस समय रशिया भी देखेगा कि जहां उसको मौका मिलेगा वो अपनी अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन को एरिया पे कब्जा करने की शायद कोशिश करे, और जितने नेटो कंट्रीज नेटो को बुला रही हैं, खासकर जो पुराने सोवियत यूनियन की जो स्टेट्स थी वो बुला रही हैं, स्लोवाकिया, बाल्टिक स्टेट्स, ऑल दीज कंट्रीज, इनको रूस अब ठिकाने लगाने की बात सोच रहा है। That Rus is thinking of Greater Eurasia. We can say it. That's right. यही बात है, और रूस यही सोच रहा है कि किस तरीके से नेटो को हार्नेस किया जाए, और नेटो को हार्नेस करने का मतलब लावनी ये है, जी ये है कि 70% ऑफ नेटो आर्मामेंट इज सप्लाइड बाय अमेरिका, 30% बाय द यूरोपियन कंट्रीज। इस समय यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के बीच में होल्ड लगी हुई है कि पैसा कौन ज्यादा कमाए। तो ये सारी की सारी जितनी अब जेवलिन मिसाइल, ये मिसाइल, वो मिसाइल, सारे पैसे कमाने के तरीके। ठीक है, हथियारों का व्यापार सीधे सीधे ये कहें, और इसके लिए तमाम वो चीजें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन वीएस निगम साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि रूस अब रूबल में भी अपना बिजनेस शुरू कर चुका है। तो सवाल ये उठता है कि अमेरिका इसको क्यों कंडेम कर रहा है? अगर रूस अपने ही तरीके से अपना एक पैरेलल बिजनेस खड़ा करता है इकोनॉमिक सिनेरियो में, तो इस पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, इस पैरेलल बिजनेस को खड़ा करने में परेशानी क्या है? क्यों अमेरिका चाहता है कि डॉलर की ही मोनोपोली बनी रहे? इससे बहुत ज्यादा फायदा क्या होगा? और अगर हम रूबल को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं तो फिर इसका क्या फायदा होगा? कि मैडम जी, जब ये प्रतिबंध अमेरिका लगाता है
और उसने सारे EU के ऊपर ये कह दिया कि भाई आप इनसे आप अपने ये तेल मत खरीदिए, गैस मत खरीदिए। तो इसको काट करने के लिए रूस भी चुप नहीं बैठा, उसने भी अपनी कंडीशन लगा दी कि हम लेन देन जो भी करेंगे यूरोप के देशों से वो रूबल में करेंगे। बड़ा स्पष्ट रूप से उसने कह दिया था। और दूसरा स्टेटमेंट उन्होंने पिछले हफ्ते दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि हमें अमेरिका की जो दादागिरी है डॉलर के लिए वो खत्म करनी है। तो धीरे धीरे एक अल्टरनेटिव पेमेंट ऑफ जो ट्रेड है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अगर रूबल हो जाता है, और भारत के साथ तो ये बहुत अच्छा है, आपको मैं ध्यान दिला रहा हूँ, हमने 80 के दशक तक भी रूबल में अपना ट्रेड किया था रूस से जी। ये तो बीच में आके कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। और अमेरिका से भी हमने अनेक बार कहा कि आप हमारा ईरान से हमारे रुपए में होता था। हम तो खुद चाहते हैं कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा ना हो, है ना। तो एक अल्टरनेटिव भी हमारे सामने हमें दिखाई दे रहा है। तो एक अल्टरनेटिव जी, एक ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है और शायद यही परेशानी अमेरिका को खाई जा रही है। लेकिन देखिए, अमेरिका की अपनी दादागिरी है, लेकिन इस वक्त अगर कहें तो भारत अमेरिका का दादा निकला हुआ है, क्योंकि भारत आज इस सिचुएशन में है कि वो अपने लिए खुद सोच सकता है, अपने लोगों के लिए खुद बहुत कुछ कर सकता है, और इसी को सही मायने में सबसे अच्छी पॉलिसी कही जाती है। इसीलिए हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आइए, इस वक्त एक और वॉर ब्रेकिंग आ रही है, सीधे रुक कर लेते हैं वॉर रूम से वॉर ब्रेकिंग का। सीधे इस वक्त की बड़ी और अहम महत्वपूर्ण वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। केमिकल अटैक की बात कही जा रही है यूक्रेन की तरफ से। वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन के बीच जंग का 48वां दिन और रूसी सैनिकों द्वारा रासायनिक हथियारों से हमले किए जा रहे हैं। रूसी सेना ने ड्रोन से बरसाया है जहर, ये कहना है यूक्रेन का। यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि केमिकल अटैक किया गया है रूस की तरफ से, और जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये हथियार नॉर्मल नहीं बल्कि कन्वेंशनल हथियार नहीं है, ये केमिकल हथियार है। ये बायो वॉर में कन्वर्ट हो चुका है, ये केमिकल वॉर हो चुकी है, और इसीलिए ये लगातार कहा जा रहा है कि रूस अपनी बात को रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इसी वॉर ब्रेकिंग का सवाल मैं आपके पास लेकर आ रही हूं बख्शी साहब। ये कहा जा रहा है कि रूस किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं कहा जा सकता कि यूक्रेन भी एक प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है? क्योंकि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि केमिकल अटैक हुआ ही हुआ है। ये बार बार कहकर दिखाकर क्या कन्वे करना चाह रहे हैं वो? देखिए, ऐसा है आपकी, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि केमिकल वॉरफेयर इत्यादि के जो जितने ये जो ड्रामेबाज हैं, ये सारे के सारे वेस्टर्न पावर्स हैं। इन्होंने ही केमिकल वेपन्स क्रिएट किए थे, यही ने बनाए। बायोलॉजिकल वेपन्स इन्होंने ही क्रिएट किए। सबसे ज्यादा अमेरिका ने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपने लोगों पे। अमेरिका, जापान, रशिया, ये सारी की सारी कंट्रीज ने। उसको बात को छोड़िए, इराक की लड़ाई, सबसे पहला अटैक जो इराक पे किया गया था वो केमिकल वेपन्स का बहाना लेकर किया था बुश ने अमेरिका के ऊपर, इराक के ऊपर। तो ये बहानेबाजी है। अगर आपको पता करना है तो न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगिए कि किसकी रिपोर्ट है जो केमिकल वेपन कह रही है, कहां पे है, कौन सा केमिकल वेपन है, ये रिपोर्ट कहां से आ रही है। और इसीलिए बार-बार भारत कह रहा है, बार-बार भारत ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जब भारत ने कहा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो अमेरिका इस पर चुप्पी साध लेता है, बस ये कहता है कि निंदा करनी चाहिए। इन सबके बीच इतना जरूर है कि तेल का ये बड़ा खेल है, लेकिन तेल के इस खेल में अगर गुरु कोई बन चुका है तो वो है भारत। अमेरिका को एक मैसेज दिया गया है, 24 मई को अब कोर्ट की मीटिंग होनी है। बिफोर दैट अगर भारत की तरफ से कह दिया गया है कि भाई देखिए हमारी पॉलिसी है, आप हम एक महीने में जितना लेते हैं आप एक दिन में करते हैं। अब कोर्ट की मीटिंग में ये मुद्दा उठेगा तो इस पर अमेरिका का क्या रुख रहेगा, इस पर नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसीलिए हमें ये चर्चा यहीं खत्म करनी होगी, लेकिन हम मिलते रहेंगे वॉर जोन से, हम लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी कहा जा रहा है कि सालों चल सकता है, और अगर युद्ध सालों चलेगा तो इसका बड़ा क्या असर होगा भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी और फिर विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं लावनी विनीत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप निरंतर प्रखर राष्ट्रवाद की खबरों के साथ जुड़े रह सकें।